घटनासार का जनवरी टू जून महीने का जो करंट अफेयर्स है उसमें आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल सब पढ़ चुके हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। ये चीजें हो चुकी हैं। नेशनल इंटरनेशनल सब पढ़ लिया। अब हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? ये सब हो गया था, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने कल। यहाँ से पढ़ना हम लोगों ने, ये पढ़ना है, ठीक है। ये इसके पढ़ने के बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक पेज रह गया था, इसका पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू कर देते हैं, ठीक है। फरवरी में प्रवासी प्रजातीय संरक्षण सम्मेलन CMS प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया? वो समरकंद में किया गया। अच्छा, थोड़ा सा ना ये समझना, उज्बेकिस्तान समरकंद में है। उज्बेकिस्तान देखा आपने? कहां पर है उज्बेकिस्तान? कहां पर उज्बेकिस्तान है? उज्बेकिस्तान कहां पर है? अफगानिस्तान के ऊपर जाएंगे जब आप, सेंट्रल एशिया में आपका उज्बेकिस्तान आता है, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगर मैप थोड़ा देखोगे तो वहां पे आपको लैंड लॉक मिल जाएगा आपको ये। तो वहां पर ये जो है प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है, वहां के ही उसमें सिटी है, एक समरकंद है, वहां पर ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। उज्बेकिस्तान जो है वो बाकी दो तीन चीजों में बड़ा आता है, जो अगर उसके आसपास जो अरल सी आता है, अरल सी का एक बॉर्डर बनाता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। इंटरनेशनल कोड, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार तो सवाल ऐसे ही पूछ लिया था आपसे, क्या चीज है ये? एक है हेग स्थित, हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ठीक है। कभी नाम सुना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस? आपने हाई कोर्ट का नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना होगा, लेकिन यहां पर ये बात हो रही है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का, जो कि हेग में है, हेग में है, ठीक है। सवाल कई बार आपको सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा भी गया हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है, तो वो है आपका हेग में, ठीक है। ये है क्या चीज? ये मान लीजिए कि देशों के बीच में कुछ विवाद हो जाए, दो देशों के बीच में कोई दो कंट्रियां हैं, कंट्री वन कंट्री टू, इनके बीच में विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर ये लोग इस कोर्ट में आते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, और वहां पर मैटर सॉल्व होता है। कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि दोनों कंट्री एग्री करने चाहिए कि हाँ, अपना मैटर जो है हम कोर्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों एग्री करते हैं तो ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। अच्छा, तो वहां पर अभी नया अध्यक्ष चुना गया है, 7 जज होते हैं वहां पे, जिसको जस्टिस नवाफ सलाम जो लेबनान के हैं, उनको जो है वहां का अध्यक्ष चुना गया है वहां पे, ठीक है। एक जज इंडिया के भी है, 8-10 साल से वहां पे इंडिया के जज हैं वहां पर, क्या नाम है, मैं भूल गया, सितार जी हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कहाँ पे। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था वहां पे। हाँ, दो कंट्री के बीच में आपस में डिस्प्यूट होगा तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आता है ये। हाल ही में कौन सा देश अपनी नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS ASOI मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझो इस बात को, ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। क्यों सवाल इंपॉर्टेंट है? क्या बोल रहा है कि किस देश ने जो उस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं और उनको जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, टीकाकरण होता है, ठीक है, तो उस हर देश में अपना अपना प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो उस देश के जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें मलेरिया की वैक्सीन जो है वो शामिल की है, ठीक है। और ये पहला देश बन गया है दुनिया का करने वाला ये, ठीक है। देश का नाम है कैमरून। नाम सुना कैमरून का आपने? कैमरून का नाम सुना आपने? कभी सुना? नहीं सुना? किस देश में है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है कैमरून? कैमरून कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका के अंदर है ये। कैमरून जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर है ये, ठीक है, देश है। और
मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? कैसे फैलता है मलेरिया? मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छर काटने से फैलता है। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो वो मच्छर काटने से फैलता है, और सबसे ज्यादा इंसानों को किसने मारा है तो मलेरिया ने मारा है। अफ्रीका कंट्री जो है वो मलेरिया के से ज्यादा ग्रसित रहती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अ, दलदली इलाके हैं, इस कारण से वहां मच्छर बहुत पनप जाते हैं। तो ये अफ्रीका की कंट्रीज जो हैं बहुत दुखी रहती हैं मलेरिया से लेकर। ठीक है। अब जाके मतलब जो मलेरिया की जो वैक्सीन बनना शुरू हुई है, ठीक है, अब जाके बनना शुरू, तो पहले तक तो थी भी नहीं मलेरिया की वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है? अगर मुझे वैक्सीन, वैक्सीन और इंजेक्शन में क्या फर्क है? वैक्सीन क्या होती है, किसी को लग जाती है? तो बताओ क्या हो? वैक्सीन तुम्हें लगी है? पता ही नहीं। मम्मी पापा को पता होगी ना, हमें क्या पता होगा, भूल गए हैं। लगी है? अच्छा, क्यों लगी है वैक्सीन? वैक्सीन और इंजेक्शन में क्या फर्क है? किसी बीमारी को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए। तो इंजेक्शन किस लिए होता है? वो भी तो बचने के लिए होता है। हम्म। जब वैक्सीनेशन होता है किसी भी चीज का, जैसे मतलब पोलियो के खिलाफ, पोलियो का आपको वैक्सीन दी जा रही है, ठीक है, कोई भी बीमारी की दी जा रही है, मलेरिया की, तो उसमें जाता क्या है, क्या डालते हैं? मतलब पोलियो है या ये आपका मलेरिया है, तो बॉडी में जाता क्या है? हाँ, ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। देखिए, जब ये आपको पोलियो की दवाई ड्रॉप दी जाती है, उसमें असल में पोलियो के ही आपको जो है जेम वायरस, जो वायरस जाता है, लेकिन वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव फॉर्म में आपको वो जो ड्रॉप में ही डाला जाता है उसमें जाएगा। ठीक है। जैसी बॉडी के अंदर वो जाते हैं, बॉडी की जो जो इम्यूनिटी है वो अब एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेती है। जैसे कि जब जैसी बॉडी को कुछ ना पहली बार कुछ मिलता है, उसके खिलाफ विरोध में एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। कोई भी चीज ऐसे उस पर अटैक करेगी, कोई भी चीज आएगी इस पे शरीर के ऊपर, तो बॉडी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेगी। अब शुरू में अगर जो वायरस आया वो कम मात्रा में आया, थोड़ा सा मात्रा में आया, तो उससे पहले ये अपने आप को तैयार कर लेंगे ये। लेकिन पहली बार में ज्यादा मात्रा में अटैक हो गया, तब दिक्कत हो जाती है। तो अब मान लीजिए पोलियो का ड्रॉप दिया गया बचपन में बच्चे को, तो वो तो उसकी एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ना दिया गया हो और बाद में पोलियो का अटैक उस पर हो जाए, पोलियो वायरस का अटैक हो जाए, तो बच नहीं पाता फिर वो बंदा। ठीक है। तो एंटीबॉडीज ही डेवलप करते हैं यहाँ पर, जिससे कि उसके खिलाफ, बीमारी के खिलाफ जो है प्रतिरोध क्षमता डेवलप हो सके। उसका वो कोरोना डालता आपका वायरस। हाँ, हाँ, कोरोना वायरस ही होता है सर, इनएक्टिव फॉर्म में क्रिएट कर दिए। अब दोबारा अगर कोरोना वायरस फैल जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी, अब आपको आपने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली है शरीर में। नहीं करने देगा अगर वही वाला हुआ तो। अगर वही तो मंकी बस अलग है, तो लगाने में कितनी लगाओगे? बहुत से लगती तो ही है बच्चों के, जब बच्चे होते हैं। कुछ तो सरकारी कार्यक्रम के तहत में आते हैं। कौन सा कार्यक्रम सरकारी है? वैक्सीनेशन वाला कौन सा है? इंद्रधनुष। ठीक है, 7 बीमारी कवर करते हैं इसके अंदर, साइंस का क्वेश्चन नहीं है। इंद्रधनुष में कौन कौन सी बीमारी आती, लिख लो इंद्रधनुष की, मैं बताऊंगा नहीं, तुम ढूंढना। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष नाम है इसका। ठीक है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर की जा रही हैं, काली खांसी, गम, वो ये सब जो होती हैं, ये सब 7 बीमारियां होती हैं। ठीक है। ये तो सरकार की तरफ से लगता है, बाकी आप चाहें तो अपने बच्चे को जो है वो और भी लगा सकते हो। और भी हिसाब लेगा ना, कोरोना हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, तो आप ऐसा खर्चा करो, लगाओ। लेकिन 7 में तो सरकार ने कहा कि हम 7 को तो कवर करेंगे मिशन इंद्रधनुष के तहत।
मिशन इंद्रधनुष आपका इसमें भी आता है, और कई बार ना इंद्रधनुष जो है बैंकिंग सेक्टर से भी आएगा, बैंकिंग रिफॉर्म में भी आएगा, दोनों सेक्टर में ध्यान रखना। आज का नहीं है, थोड़ा 8-10 साल पुराना है, 8-10 नहीं, 6-7 साल पुराना है। एक है इंद्रधनुष मिशन, हेल्थ से संबंधित वैक्सीनेशन, 7 बीमारियां, 7 और एक है इंद्रधनुष का जो मिशन है वो है बैंकिंग रिफॉर्म, कि बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार करने, तो 7 सुधार करने थे, तो उन्होंने अपना नाम दिया था। तो दोनों केस समझ लेना कि एग्जाम में क्या सामने आ जाए तो लिख लेना, ठीक है। बैंकिंग भी है, बैंकिंग रिफॉर्म और वैक्सीनेशन दोनों ही आते हैं। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां मिला है? तो वो मिला है आपका अमेरिका के अंदर। लिथियम जो होता है कहां कहां होता है लिथियम? लिथियम, लिथियम जो है वो आपका बैटरी बनाने काम आता है लिथियम, ठीक है। जो मोबाइल की बैटरी बनती है वो लिथियम से बनती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। और इस सबसे बड़ा उसका भंडार जो है अमेरिका में मिला है, कैलिफोर्निया के अंदर। इंडिया के अंदर भी लिथियम का भंडार मिला है, कहाँ, किस राज्य में मिला है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का भंडार मिला है। वैसे मिल तो बहुत पुराना भी गया था, आज से 10-15 साल पहले मिल गया था, लेकिन अब जाके मतलब पता लग गया था लिथियम जो है वहां पर, ठीक है। और लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, जो निकालने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं, अब उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कैलिफोर्निया के अंदर क्या है? कैलिफोर्निया में डेविल्स गोल्फ क्लब है, गोल्फ कोर्ट कहते हैं। डेविल्स गोल्फ कोर्स क्या होता है, यानी कि यहाँ कहते हैं कैलिफोर्निया के डेजर्ट को, क्योंकि यहाँ बहुत सूखा इलाका है, कैलिफोर्निया बहुत ड्राई है, पानी की बहुत कमी है। लेकिन हॉलीवुड भी कैलिफोर्निया के अंदर है, ठीक है। और सबसे रिच जो अमेरिका का कोई स्टेट है तो वो कैलिफोर्निया है, ठीक है? फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई की का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया है? यूरोप के अंदर स्टार्ट किया यूपीआई को पहली बार, कहां पे किया है? फ्रांस के अंदर, एफिल टावर के पास से, फ्रांस में। तो आपको अलग अलग सवाल यूपीआई के आएंगे कि बताओ ये यूरोप में पहला कहां स्टार्ट हुआ, एशिया में कहां पर हो गया, ठीक है ना। एक भी आएगा, अभी मलेशिया है, श्रीलंका है, 2 जगह पे है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? यूरोप में। यूरोप में कहा? फ्रांस के अंदर। यूपीआई, यूपीआई क्या क्या मतलब है यूपीआई का? यूपीआई का मतलब क्या होता है? नाम यूपीआई क्या होता है? क्या होता है यूपीआई का मतलब? फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओ कहाँ लिखा है इसमें? यूपीआई फॉर्म क्या होता है? पी फॉर पेमेंट, जरूरी पी फॉर पेमेंट हो? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट। और होता क्या है? मोबाइल टू मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, मोबाइल मतलब। और ये मोबाइल जो है ये बाद में अपने बैंक को से कनेक्टेड है, ये जो, ठीक है ना, ये होता है मोबाइल नंबर जो है बैंक से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं यूपीआई। पहले क्या था? पहले अकाउंट टू अकाउंट होता था, बैंक टू बैंक होता था, अब मोबाइल के माध्यम से हो रहा है ये, तो यूपीआई इजी हो गया है। ठीक है, बढ़िया, आगे समझ में आ रहा है? कभी यूपीआई किया है? पेटीएम किया है? तुम प्लीज ऐसे बताओ ना, पेटीएम, वो पेटीएम कर दो, पेटीएम से गूगल पे में पेटीएम कर दो, ये तो नहीं बोलते हो? गूगल पे में यूपीआई नहीं बोलते ना लोग, लोग बोलते हैं गूगल पे में पेटीएम कर दो। जैसे कि बाजार जा रहे हो, कौन सर्फ लेकर आना? सर्फ एक्सेल लिया है सर्फ की जगह, डिटर्जेंट की जगह सर्फ बोला जा रहा है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? अब वहां पर जो है ना इनका इंडिपेंडेंस डे था, तो वहां पर आईएनएस करंज ने पार्टिसिपेट किया है, आईएनएस, ठीक है। जब ये आईएनएस लिखा होता नाम, इसका मतलब था शिप होता, ठीक है। ये शिप, जहाज, बड़े जहाज होते हैं वो है। तो आईएनएस करंज ने पार्टिसिपेट किया, कहां पर? कोलंबो में जाकर पार्टिसिपेट किया। और ये पनडुब्बी है,
ठीक है। पनडुब्बी, पनडुब्बी क्या होती है? पनडुब्बी क्या होती है? पानी में चलती है, मतलब ये पानी है और ये चल रही है, पानी के अंदर चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ये है, पानी के अंदर चल रही है ऐसे। पनडुब्बी, ये पनडुब्बी होती है ना, इस तरह की शेप होती है पनडुब्बी की, ठीक है, पानी के अंदर रहती है ये। अच्छा, अब दो तरह की पनडुब्बियां होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। एक होता है डीजल चलने वाली पनडुब्बी, एक होती है न्यूक्लियर चलने वाली, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली। ठीक है, डीजल मतलब कि इसमें डीजल डालते हैं, चलती है, ठीक है। और न्यूक्लियर से मतलब इसका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तब चलेगी यहाँ पर। फर्क क्या होता है कि डीजल वाली जो चलती है उसको, पोल्यूशन तो खैर चलो ठीक है, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर एक बार बाहर आना पड़ेगा उसको, ठीक है, 24 घंटे में एक बार बाहर आना पड़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर वाली जो होती है वो 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो है वो कर सकती है। तो सस्ती कौन सी होगी, न्यूक्लियर वाली की डीजल वाली? सस्ती होगी ना, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर पनडुब्बियां जो है, परमाणु वाली पनडुब्बियां जो है हैं, जिसमें आपका आईएनएस अरिहंत पहली है, ठीक है। आईएनएस अरिहंत क्लास की जो है वो है अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, ठीक है। और भी पनडुब्बियां इसी क्लास की हैं। क्लास का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि एक तरह का डिजाइन तैयार किया गया कि भाई एक पनडुब्बी बनाएंगे, वो इतनी लंबी होगी, इतनी ऐसा होगा, और उसके अंदर ये चीज फीचर होंगी, और हम ऐसी 4 पनडुब्बियां बनाएंगे। लेट सपोज ये बात बोली गई, ठीक, समझ ना गया? ये पनडुब्बी बनाएंगे, इतनी लंबी होगी, इतनी चौड़ी होगी, इसमें ये मिसाइल लगेगी, इसमें ये फीचर लगेंगे, और इस तरह की 4 बनाएंगे। तो जो पहली पनडुब्बी बनती है और उसका जो नामकरण हो जाता है, उसी क्लास की भी बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी को भी उस बोलते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, बट बोला जाएगा कि फला क्लास की है, मतलब उस जैसी है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें, और क्योंकि लिख के आता है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग करंट अफेयर्स में वो चीज को ध्यान नहीं देते, उसके अंदर आप न करंट अफेयर्स की किताब के अंदर वो चीज मेंशन होती है कि क्लास का मतलब क्या होता है, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश नहीं करते हो, ढूंढने की नहीं करते हो। क्या हो गया तुम्हें, हालत खराब लग रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। स्विट्जरलैंड के दावोस, वहां पर हर साल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। स्विट्जरलैंड का जो दावोस का इलाका जो है, वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग होती है, मतलब कि बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जो है वहां पहुंचते हैं दावोस में, ठीक है। और इस साल जो बैठक हुई है, अच्छा एक तो सवाल ये पूछ लेगा आपसे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ होती है? तो स्विट्जरलैंड में दावोस के अंदर। ये तो सवाल पुराना है, काफी आ चुका है, अब तो शायद नहीं आता, ठीक है सवाल। लेकिन पूछेगा थीम क्या है, क्या किस बात पर बहस हो रही है वहां पर? तो विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि दावोस में विश्व इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हो रही कहाँ होती है। हाँ, छोटा पेपर दोगे तो शायद देखने को मिल जाए, पीसीएस वगैरह में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि वो पूछेगा कि क्या है, तो विश्वास का पुनर्निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट। हाँ, अलग लोग, कंट्रीज भी होते हैं, लोग भी होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत अच्छा खासा मीटिंग होती है हर साल, ठीक है। वहां पर सब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक मैटर के ऊपर, ठीक है। जनवरी में गुजरात में आयोजित हुआ 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट। वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, ठीक है। हर साल गुजरात के अंदर समिट होती है, वाइब्रेंट गुजरात। मोदी जब से मोदी तो प्रधानमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री थे, तब से मोदी जी ने एक अच्छा खासा इन्होंने एक प्रोग्राम वहां पे लॉन्च किया था। हर साल होता है वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है। और बड़े भव्य लेवल बनाया जाता है, सब लोग वहां पे जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो इस बार जो आया है वो गेटवे टू द फ्यूचर नाम का है, थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। देखना, अगर सवाल आ जाए तो लिख लो, वैसे चलो गेटवे टू द फ्यूचर, नहीं जरूरी नहीं है मोदी जी का है तो क्या थोड़ी ना आ जाएगा, गेटवे टू द फ्यूचर, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट मतलब कि जोश, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल उत्साह पूर्वक, और इस तरह का इसका मतलब, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवित, उत्साह पूर्वक गुजरात, हिंदी मतलब ये है, ठीक है, उत्साह से भरपूर। यहाँ पर सारे इंडस्ट्रीज आते हैं, फिर वहाँ पे डिस्कस, गवर्नमेंट भी आती है, गवर्नमेंट भी बैठेगी, इंडस्ट्रीज भी आएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे, अब अंडानी अंबानी सब जाती हैं, और वैसे ही बाहर के लोग भी आते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट लगाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो सब डिस्कशन होता है वहाँ पे,
इसी थीम पर फिर यूपी के अंदर भी होता है, यूपी में जो समिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, इस समिट से क्या होता है ना कि लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहां पर एमयू साइन हो जाते हैं कि हम लोग हाँ भविष्य में यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगा देंगे, वो इंडस्ट्री लगा देंगे, ये सब चीज होती है। बढ़े आगे। इन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा, पहले नोट कर लो, ठीक है। उसमें बना दो स्टार। क्या है ब्रिक्स? पता है ना क्या है, क्या होता है ब्रिक्स? क्या होता है ब्रिक्स? ब्रिक तो पता ही होगा, गुम्मा मारो ईटा गुम्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईट गुम्मा कहाँ बोला जाता है भाई, बताओ? यूपी कौन सी भाषा में गुम्मा बोला जाता है? लखनऊ की भाषा में तो गुम्मा बोला जाता है, ठीक है। पुराने लखनऊ चला तो गुम्मा बोलेगा, लेकिन ईट बोलते हैं भाई, ई फॉर ईट बड़ी ईट से ईट, ठीक है। ये तो ब्रिक होता है ना। लेकिन अब इसका कहानी सुनो। सन 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास गोल्डमैन सैक नाम की एक कंपनी है, उसके सीईओ ने एक लेख लिखा। उस लेख में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, उनका एक ग्रुप बनाया। बोला कि यार ये फ्यूचर की जो है, ये भविष्य की बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था है जो अच्छा परफॉर्म करेंगी। सन 2000 की बात है। उसमें उन्होंने इंडिया को लिया, चाइना को लिया, रशिया को लिया, ब्राजील को लिया। बोला ये बहुत अच्छा करेंगे। देख इधर देखो, इधर ध्यान, यहाँ वैसी बातें मिलेंगी नहीं कहीं पर तुम्हें, ठीक है ना, वो फोकस करो, ठीक है। तो जब उन्होंने बोल तो दिया लेख में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अच्छा, उन्होंने सभी कंट्रियों के नाम जो हैं एक एक जोड़ के बना दिया। बी फॉर ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। 4 ही थे पहले, ठीक है, 4 थे। बाद में साउथ अफ्रीका जोड़ा गया, बाद में आया ये, ठीक है। और फिर जब ये हुआ तो फिर 2008 के पास जाके फिर सबने कहा कि यार अच्छा बोल ही रहे हो, तो एक काम करते हैं हम लोग, ग्रुप बना लेते हैं, एक संस्था बनाते हैं ब्रिक्स नाम के, जहां पर हम लोग आपस में जो है कई चीजें करेंगे, ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह, इकोनॉमी से। देखिए 2 तरह के ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमी पे फोकस करते हैं कि भाई जितना भी व्यापार होगा, हम अपना माल बेचेंगे, तुम अपना माल बेचो, कैसे होता है। कुछ होते हैं जो सुरक्षा वाले होते हैं, जैसे क्वाड वगैरह, सुरक्षा के लिए है, मेन है फोकस सुरक्षा के लिए है। कुछ है स्पोर्ट्स के लिए है, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए कौन सा होगा? नहीं नहीं, वो तो संस्था है, मतलब ग्रुप जो बनाते हैं। कॉमनवेल्थ जो हर स्पोर्ट्स खेलता है ना, ओके। तो अलग अलग हैं। तो ये तो इनकी मीटिंग होती रहती है हर साल, इनकी जो मीटिंग हर साल होती रहती है। तो ये 5 मेंबर पर, नहीं 5 मेंबर परमानेंट हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिक्स की जो पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। अब 10-15 साल हो चुके हैं, तो कई और कंट्रीज ने भी कहा कि हमें भी भैया ले लो। तो कुछ और लोगों ने इस बार ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। कौन कौन है? मिस्र यानी कि इजिप्ट, पता ना मिस्र का मतलब इजिप्ट है। इथोपिया, कहां पर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया है ना। ईरान, ठीक है, सऊदी अरब और यूएई। ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। अब ब्रिक अपना चीजें बढ़ा रहा है, और मेंबर्स आएंगे, ठीक है। इनका एक बैंक भी है, ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, है ना। तो बैंक ब्रिक्स वालों ने क्या, अब इसमें कई पढ़ाएंगे तो लंबा चला जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैटर करता है कि अब इन्होंने बैंक खोला तो इसलिए खोला कि भाई वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ डिपेंडेंसी कम हो जाए। क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक क्या है कि यूरोप के और अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है, अमेरिकन और यूरोपियन उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अब वो लोन देते हैं तो शर्तें भी रखते हैं अपनी, अमेरिका वाले। तो उन्होंने कहा यार इनकी शर्तें माने तो अच्छा कि हम अपना बैंक खोल लें। तो इन सबसे पैसा मिला करके अपना बैंक खोला, तो खुद को भी देते हैं एक दूसरे को और बाकियों को भी देते हैं कि भाई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब जरूरी नहीं कि हम वर्ल्ड बैंक से लोन मांगे, क्योंकि सबको चाहिए होता है लोन, तो सबको चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए, भी सक्सेसफुल रहता है। हर साल मीटिंग होती रहती है, कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल बनता रहता है कि भाई फला मीटिंग कहाँ हो गई, फला मीटिंग। तो एक तो समिट मीटिंग होती है। समिट मीटिंग का मतलब क्या होता है? शिखर सम्मेलन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो पार्टिसिपेट करेगा। तो हर साल एक तो वो मीटिंग होती है, कभी इंडिया में हो जाएगी, कभी रशिया में हो जाएगी, कभी कहाँ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ना, और छोटे भी होते हैं कि ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर की ब्रिक्स की मीटिंग, ठीक है। तो ये भी मीटिंग होती रहती है। तो ये सब थोड़ा सा पेपर में करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ते रहना है आप लोगों को, ठीक है, नजर रखना है।
बाकी ये इंपॉर्टेंट है। और सेम हमने कल भी पढ़ा था इस चीज इसी तरह का, जिसमें हमने कहा था कि यूएन के अंदर पांच पांच जो है नए मेंबर्स बने हैं। पांच नए मेंबर्स जो आए हैं, पांच नए मेंबर्स आए हैं जो जो टेम्परेरी 2 साल के लिए आए हुए हैं। पढ़ा था कल हम लोगों ने, पाकिस्तान, पेरू, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, पेरू नहीं, पनामा, पनामा हर कॉन्टिनेंट से एक था, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, वैसे ही कुछ पांच ये भी है, तो ध्यान रखना, भड़कना नहीं, अलग पांच वो भी पांच ये भी, तो भड़क मत जाना, ठीक है ना। थकान तो नहीं लग रही है? पता है यार, थोड़ा सा नई नई चीजें होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुनते रहा करो, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्लास सब खत्म हुई तभी निकलने को मिलेगा मौका यहाँ पे, तो इधर उधर सोचने से अच्छा है कि देखते रहो, ठीक है। कहानियां सुन लो बैठ के बस। युगांडा नाम सुना? युगांडा कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में युगांडा? युगांडा कहाँ है? अफ्रीका के अंदर युगांडा है, ठीक है। अभी युगांडा की क्रिकेट टीम भी जो वर्ल्ड कप खेल के आई है, ठीक है। युगांडा युगांडा की कंपाला में 19th गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, क्या चीज होता है, कभी नाम सुना है नैम का? किस संदर्भ में? कुछ नहीं करेंगे, हाँ? किसी के काम की नहीं, किसी काम के नहीं है, हाँ, किसी के भरोसे क्या, किससे कुछ क्या था? किसमें किसमें मतलब ऐसा लगता है कि इनको समझ में आ जाए इन लोगों को। गलत बोला आपने। कोल्ड वॉर नाम सुना? कोल्ड वॉर, बर्फ नहीं पड़ रही जब युद्ध हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बर्फ पड़ रही है। क्या मतलब इसका? कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध का, इसके इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। नाम सुना कभी? शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध क्या होता है? मतलब कि खुल के लड़ाएंगे नहीं, लड़ेंगे, अंदर चल रहा है, जल रहे हैं, वैसे ही है। और किसमें हुई थी शीत युद्ध? किसमें हुआ था? अमेरिका और रशिया के अंदर, यूएसएसआर, ठीक है, रशिया का, ठीक है, दो लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया के अंदर कौन रूल करेगा, इसको लेकर अमेरिका और रशिया के अंदर लड़ाई हो रही, ठीक है। लड़ाई खुल के नहीं लड़े, लेकिन मतलब पीठ पीछे एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते रहे। कोशिश ये क्यों था? क्योंकि यूएसए जो था वो पूंजीवाद का सपोर्टर था। किसका? कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, ठीक है। और जो ये है, ये थोड़ा सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को जो है उसको सपोर्ट करता था। ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, ठीक है। इसको लेकर युद्ध हुआ, तो शीत युद्ध रहा, मतलब कि खुल के नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीठ पीछे लड़ेंगे, जासूसी कराएंगे एक दूसरे की, प्रोपेगेंडा करेंगे, ये सब होगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि टीमें बना ली। अब ये इनका ये मकसद था कि जो जितने आदमियों को लपेट ले, कंट्रियों को अपने साथ में, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रियों को यूएसए ने इन्फ्लुएंस किया, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो खुद ही गोदी में आके बैठ गया, कहता मुझे तो पैसा दो, मैं तो तैयार करने के लिए, वो तो जो चाहो करा लो मुझसे, तो ये तो हालत ये पाकिस्तान की है, तभी देखो जो हालत हो गई है। लेकिन इंडिया के साथ समस्या थी। अभी मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि गनीमत है कि आपके देश के नेता जो हैं हर टाइम पे ठीक ठाक से रहे हैं, समझदार रहे हैं। तो नेहरू का यहाँ पर रूल बड़ा अच्छा आता है। नेहरू ने कहा कि भाई देखो, अगर इन दो बड़े पहलवानों के चक्कर में, हम तो अभी भी आजादी पाई है हमने, किसी के चक्कर में फंस गए तो जाएंगे, दूसरा आदमी पक्का नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर हमने अमेरिका का सपोर्ट किया तो रशिया नहीं छोड़ेगा, और रशिया का सपोर्ट किया तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा, और हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, हमें दोनों की जरूरत है, तो डेवलपमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो इंडिया और इंडिया की तरह सोचने वाले कुछ और कंट्री भी थी, जैसे यूगोस्लाविया था, ठीक है, आपका इजिप्ट था, ठीक है। ये 3-4 देशों ने मिलकर शुरुआत में एक मूवमेंट चला, इसका नाम है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी नॉन अलाइन यानी किसी के पीछे नहीं लगेंगे यार। अलाइन का मतलब क्या होता है? मतलब गुट निरपेक्ष, किसी गुट में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्ष मतलब बिना गुट के, बिना किसी गुट के, ठीक है। तो मतलब इनका मतलब था कि भाई हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे, जो हमारे देश के लिए सही होगा। अगर वो कहेगा कि अमेरिका से बात करो तो अमेरिका की तरफ चले जाएंगे,
रशिया के बाद को रशिया करके जाएंगे। तो ये गुड निरपेक्ष होता है, हम अपनी स्थिति देखकर फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। तो पहले नुकसान हुआ, पहले क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि जब आप किसी टीम में शामिल नहीं होते हो तो आपको फायदा नहीं मिलता है। पाकिस्तान को फायदा बहुत मिला, पाकिस्तान को पैसा मिला, पाकिस्तान को मान सम्मान इज्जत धन दौलत सब मिला उसको। ठीक है, मिल जाएगी भाई, पाकिस्तान अमेरिका ने कहा कि तुम्हें टीम में आ गए तो जो चाहिए तुम्हें चाहिए ले लो। ठीक है, यही कारण है कि 50s और 60s के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इंडिया के बराबर ही थी, और कभी कभी थोड़ा सा आगे मिल गई, ये सच्चाई है। ठीक है, लेकिन फ्री का पैसा हजम नहीं होता, ये भी सच्चाई है। ठीक है, तो आपने खुद बिल्ड नहीं किया, इंडिया बेचारे, इंडिया को इतनी दिक्कत आएगी कि खाने को भी लाले पड़े हैं, क्योंकि आप किसी ग्रुप में नहीं हो। अमेरिका सोचता था कि तुम रशिया के ग्रुप में हो, और इंडिया खुल के रशिया को सपोर्ट कर भी नहीं पाता था कि यार खुल के, और इंडिया का मतलब दोनों से फायदा मिल जाए किसी तरह से, इंडस्ट्री ये भी लगा दे ये भी लगा दे। लेकिन शुरुआत में दिक्कत आती है, जब आप अपना स्टैंड लेते हो हमेशा दिक्कत आती है शुरू में आपको। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद 20-30 साल के बाद फिर चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, फिर दोनों, फिर इंडिया को इसका फायदा भी हुआ और इसका। आज इंडिया को, आज मोदी जी जाते हैं गले लगा के सबको आते हैं, तो उसके पीछे नैम की ही गुड निरपेक्ष की नीतियां हैं, जो मोदी जी को आज, चाहे वो रशिया जाए, अभी गए पुतिन के पास गए थे तो भी वो गले लगा के आ रहे हैं, और अमेरिका के पास भी होके आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप से भी गले लगाते हैं, मेरा भाई डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको फिर तो, और कोई भी बनेगा, मोदी जी के बाद योगी जी बन जाए, बन रहे पता अगर बन जाएंगे चलो ठीक है, योगी जी बने या राहुल गांधी बने, जो भी बने, उनको भी उस वैसी इज्जत मिलेगी, क्योंकि गुड निरपेक्ष है। और एग्जाम में क्या आएगा, अभी तो प्री में जो क्या आएगा वो तो पूछेगा आपसे कि भैया ये कब हुआ, कहाँ हुआ, तो युगांडा में हुआ, ये तो मीटिंग हो गई। 19वीं मीटिंग कहाँ हुई है, युगांडा में हुई है। ठीक है, पहला सवाल तो युगांडा का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, मतलब मिलकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये थीम है इसकी, साझा साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, अब मेंस में सवाल क्या बनता भाई इसका, पीसीएस मेंस में क्या बनेगा, मेंस में बनता कि नैम की क्या जरूरत है क्या, जब रशिया खत्म हो चुका है, तो जब यूएसएसआर खत्म हो गया है, अब कोल्ड वॉर बची नहीं, तो क्या नैम की जरूरत है। अभी आप लोग मेंस में बताना मुझे, जब अभी नहीं बताओ, अब मेंस में लंबा जाएगा ना इसके अंदर, फिर तो टाइम नहीं है। समझ में आ गया तुम्हें, क्यों कहानियां समझ में आ रही है। ठीक है, दादा नानी वो दादी नानी की कहानी है, वैसी कहानियां हैं ये सब, छोटी छोटी कहानियां। ठीक है, बस सुनती जाना बस, और जब नींद आए तो बताना। ठीक है, नींद आ जाती है क्या सुनते सुनते, आ जाती है ना, वही तो कह रहा हूँ, दादी नानी की कहानी सुनते तो नींद आती है। अब कह रहे सर क्या यार, ये नैम, कभी नैम बोल रहे हैं, कभी ब्रिक्स बोल रहे हैं, क्या चाहिए सर को बताओ, बड़े दुखी कर रखा है। चलिए, किस मुस्लिम देश द्वारा मेहदा मेहदा केहान 2 और हतफ 1, सुन ले नामक 3 उपग्रह को छोड़ा गया है, तो ये छोड़ा गया ईरान से। और ये सवाल बनते हैं, 2 तरह सवाल बनते हैं, देखो, या तो कोई और कंट्री कोई सैटेलाइट छोड़े, या कोई कंट्री जो है मिसाइल छोड़े, उनके नाम भी से भी मैच फॉलोइंग सवाल बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेहदा, केहान 2 और हतफ जो है वो उपग्रह हैं जो ईरान ने छोड़े हुए हैं। सिर्फ इंडिया का नाम नहीं आएगा, इंडिया किसके सैटेलाइट तो पूछे भी जाते हैं, अब अगल बगल वाले भी पूछे जाते हैं। जैसे कल हमने क्या बोला था कि नासा का जो है मिशन, अगर चांद पे जाएगा तो उसका नाम क्या है, या मरकरी पे जाएगा तो क्या नाम है उसका, इधर डिस्कस किया था में, तो ये सब चीजें। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, क्यों, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, नासा कहाँ की है, किस देश की है, पक्का ही, फिर मुझे लग रहा है पक्का मैं कहानियां सुनाई है, तुम्हें नींद आई है, हैं? बोलो, इंडिया की है, कहाँ की है, इंडिया की कौन सी है, इंडिया की आर्यन है। हाँ हाँ, देख ले नोट्स में देख लो। हाँ, एटो का पॉइंट क्या बोल रहे हैं, आंसर आंसर गड़बड़, इतना घटिया आंसर। एटो का पॉइंट क्या है बताओ, चलो बताओ क्या है, तुम्हारे एटो का पॉइंट है, बताओ क्या है। ठीक है,
जापान क्या है? नासा कहाँ की है? जापान की जेक्सा है। हैं? अमेरिका की है। हाँ बस एडको पॉइंट बताओ, बगल में बताओ। हाँ एडको पॉइंट रिवीजन नहीं किया ना? वो गोरा पत्थर, काले 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 पत्थरों में गोरा गोरा पत्थर। तब देखो, तब याद है इतना। अगर ना देखा हो तो तुम लोग क्या याद रहता? बताओ तो है ये क्या पूछ लिया हमसे। क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब दिख रहा है भाई यहाँ पे। 2024 जनवरी में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय। अब देखिए अफ्रीका का जो वेस्टर्न अफ्रीका है ना, जब आप अफ्रीका देखते हो, अफ्रीका का ना, इसे अफ्रीका का एक मैप है, मैं ले लेता हूँ। ये अफ्रीका का मैप है, ये थोड़ा सा मोटा सा यहाँ पर है, इस तरह नहीं होता है। अफ्रीका कुछ ऐसा है ना, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। ये आपका वेस्ट, ये वेस्टर्न थोड़ा सा ऐसे ही है, मोटा मोटा समझ लो। तो ये वेस्टर्न अफ्रीका है। इस इलाके पे इन कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, इसका नाम है इकोवास। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका वाला ये, वेस्टर्न अफ्रीका का, पश्चिमी अफ्रीका का ये है। तो इसमें अलग अलग कंट्रियां इसके अंदर हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे देश का अभी हमने कहा ब्रिक्स कहा था, तो वैसा कुछ इनका भी अपना ही है। तो इसमें ना क्या हुआ कि 3 देशों ने अपने आप को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका बोला कि पॉलिसी अपनी समझ में नहीं आ रहा। तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 कंट्रियां हैं जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। बुर्किना फासो एक जगह और काम आता है, जब आप एक जीएमटी लाइन खींचते हो ना, तो बुर्किना फासो से गुजरती है वो। याद आ गया? प्राइम मेरिडियन। पूछूं? प्राइम मेरिडियन क्या चीज होती है? 0 डिग्री लाइटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होगी? 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होगा? इक्वेटर। ठीक है ना? मालिक बहुत मुश्किल है यार, पीसीएस वीसीएस हैं, इतनी सारी बातें चलती रहेंगे। चलिए हो गया, लिख लिया। अब आर्थिक ही पढ़ लेते हैं। क्या हो गया? बहुत ये बेकार है। अरे ये तो कुछ नहीं, तो हल्की फुल्की इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स थोड़ी ना आर्थिक वाले। ये तो करंट अफेयर्स है। इकोनॉमिक सर्वे अभी अभी इस पर कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आता इकोनॉमिक्स में ही तो है। इसमें कवर नहीं है क्योंकि ये घटना सार का है, उसमें उस समय तक नहीं आएंगे तो है इसमें। जब तक पूरा तेल ना निकल जाए, ज्यादा आदि पीसेस नहीं बनता है। ठीक है ना? इसी के बात पे जब आदमी पीसेस बनता है तो फिर घमंड करता है ना, जो मैं पीसीएस हूँ। उसे पता दूसरे वाले की बस की बात नहीं है ज्यादा। एक बार बनने में तो सारी मेहनत है, एक ही बार तो बनोगे जिंदगी में, डबल डबल बार बनोगे क्या? अच्छा, अच्छा कितने लोग हैं जो आईएएस पीसीएस बनने के बाद आईएएस की तैयारी करेंगे, ट्राई मारेंगे? करोगे? तुम करोगे? जल्दी कर लो, 32 साल से पहले पीसीएस बन जाओ। ये तो मौका नहीं लग पाएगा। ठीक है, मेहनत करना शुरू करो। चलिए तुम लोग कुछ करोगे? नहीं करोगे? बस बस कोई नौकरी मिल जाए, खत्म कहानी। हाँ हाँ, लेके लेके रहते होंगे। ऐसा ही नहीं, आदमी अपने आप को पूरा डेडिकेटेड करता है यार। देखो जब तक आपका एक लेवल नहीं आता ना, तो आपको लगेगा यार किसी नौकरी मिल जाए। जिस दिन आपका लेवल आ गया, जिस दिन आप पीसेस बन जाओगे ना, फिर आप इतनी छोड़ोगे नहीं, फिर आप सोचोगे अब इतना पढ़ ही लिया है, तो एकदम और चल लेते, क्या दिक्कत है। और ये जो आपका ना मौज मस्ती करने का जो मूड है ना, ये पीसेस बनने के बाद, पीसेस बने हुए तब जब आपके अंदर ये सब विरक्ति की भावना जब आ जाएगी कि यार ये सब फालतू चीजें हैं, घूमना फिरना दोस्ती यारी ये सब फालतू है, तभी बनोगे, बन पाओगे। तभी बन भी पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं बन पाओगे। और जब बन जाओगे तो लगेगा यार अभी ट्राई मार लेना चाहिए, जब पीसेस बन सकते, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा आईएएस और पीसेस का गैप समझ में आएगा। और वो गैप है 25 साल का। 25 साल गैप है, मतलब कि एक पीसीएस जो है उसको आईएएस बनने में 20 से 25 साल लग जाते हैं। तो आप सोचते हो कि यार इतना मैंने पढ़ लिया है, पैटर्न भी लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा पुश करके 2 साल लगा के
जीवन के 25 साल तो हम कम कर सकते हैं। कुछ लोगों कोई सूट करता है, कुछ को नहीं करता है। जिनको करता है वो ट्राई रूम मारते हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में क्या होता है। लेकिन अच्छी बात है, आप लोगों की एज कम है, बन जाना तो कम से कम 2-4 बार ट्राई मार लेना, ठीक है, मार लेना ना, मार। चलो आगे देखते हैं। चलिए अब आ गया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल में ही किस कंपनी को मिनी रत्न, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है भाई ये रत्न, मिनी रत्न, और क्या क्या होते हैं नहीं पता, पढ़ाई नहीं मैंने आप लोगों को अभी, सब पढ़ा है मैंने, बहुत कुछ पढ़ाया मैंने लोगों को। लेकिन भगवान ने 2 कान दिए, एक कान देते तो भगवान सही करता था, निकलता ना वहां से, दिए भगवान, गलती से भगवान की है, ठीक है। इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करने के लिए भारत सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ठीक है। रत्न जो है ये आपकी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनी यूनिट्स कहते हैं, पीएसयू, पीएसयू, ठीक है। जैसे कि आपका होता है एनटीपीसी, ओएनजीसी, नाम सुना कभी नहीं होगा, क्यों, कोई सुना है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, इंडियन ऑयल, नहीं सुना आज तक? सरकारी कंपनी नाम सुना, सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियां ही हैं, पीएसयू को बोलते हैं सरकारी कंपनियां, ठीक है। तो अब कंपनियां जो है अलग अलग साइज की हैं, मतलब कि बड़ी हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ छोटी कंपनियां हैं। तो नवरत्न, ठीक है। तो अब क्या है कि कंपनियों को, अब पहला सवाल देखो यही है कि ये इनका फर्क क्या है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में क्या फर्क है। तो मिनी रत्न छोटी कंपनी, कंपनियां जो छोटे साइज की हैं, ठीक है, कम कर्मचारी हैं, कम प्रॉफिट उनका है, कम उनका टर्नओवर है। जो नवरत्न है थोड़े बड़े साइज की हो जाएंगी, और महारत्न थोड़ी सी और बड़े साइज की हो जाएंगी, ठीक है। 2 काम कर रहे हैं आप लोगों को, खुद ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि पहले तो देखना कि इनके ये तीनों कैटेगरी के अंदर, खासकर महारत्न की और नवरत्न की, इन कैटेगरीज में जाने के लिए कौन क्या क्या टर्न ओवर और क्या क्या प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, खासकर महारत्न के लिए, ठीक है। आई थिंक 5,000 करोड़ का चाहिए होता है प्रॉफिट्स के अंदर, ठीक है। कोई कंपनी, और फिर सेकंड सवाल आएगा कि कितनी कंपनियां महारत्न बन गई हैं, ये तो मिनी रत्न आई है ना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई नई कंपनी कोई थी, इसको मिनी रत्न कैटेगरी में आ गई है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है एक मिनी रत्न कंपनी आ गई है। अब इसका हो सकता है, लेट सपोज मान लो इसका होता है 500 करोड़ रुपया, तो 500 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसने क्रॉस कर लिया ये चीज, तो इसको मिनी रत्न दे दिया। अब ये रत्न के हैं क्या, करते क्या आखिर में, जो कंपनियां इन इन कैटेगरीज में आ जाती हैं, मिनी रत्न में, नवरत्न में, महारत्न में, तो उनको अथॉरिटी ज्यादा मिल जाती है कि वो फैसले ले सके, कि मान लो कि इनको इन्वेस्ट करना है, तो इनको सरकार के पास ज्यादा नहीं पूछना पड़ेगा, ये इनका जो बोर्ड होगा वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो महारत्न कंपनी के पास ज्यादा अथॉरिटी है, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, हम यहाँ सरकारी बात कर रहे हैं, पीएसयू की, हम पीएसयू की बात कर रहे हैं, सरकारी कंपनियां जिनका शेयर बेचा था, जिसको हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी बेच दी गई, तो क्या होता है, इन्हीं कंपनियों में से किसी के शेयर्स जो हैं बेच दिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, सरकार नहीं बेचती है, फला पीएसयू से, फला कंपनी से उसका जो है निजीकरण कर दिया गया, तो ऐसी कंपनियां होती हैं। निजीकरण मतलब अपने सरकार ने अपने शेयर्स दे दिए, बेच दिए, प्रॉफिट ले लिया, वो भी ठीक है। कभी कभी कंपनियां चल नहीं पा रही होती हैं, चला नहीं पा, सरकार चला नहीं पा रही होती है, या सरकार को पैसे की जरूरत पड़ रही होती है, तो क्या करते हो कि अपने से अपना कुछ एसेट्स को बेचते हो ना, तो ये बिक जाती है, सरकार नई कंपनी बना लेती है कोई, ठीक है। तो मेन काम इनका क्या है कि इनको ज्यादा अथॉरिटी रहेगी, ज्यादा पावर रहेगी, ज्यादा फैसला कर पाएंगे, बार बार सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो महारत्न के पास ज्यादा पावर रहती है, ठीक है। तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कहां करोगे, मान लो कि 5,000 करोड़ के आप महारत्न आ गए, तो सरकार ने बोला कि 2,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप बिना पूछे कर लो, मालिक कोई नहीं होता, बोर्ड होता है, ठीक है ना। अब बोर्ड ने कहा कि मुझे जो है साउथ अफ्रीका के अंदर एक माइन खरीदनी है, तो सरकार के बाद नहीं जाओगे आप सीधे खरीद सकते हो, तो 1,000 करोड़ रुपए आप खरीद सकते हो, अगर अथॉरिटी है आपके पास। आपने कहा कि प्लांट लगाना है, कहाँ पर, इंडोनेशिया में प्लांट लगाना है, अब ला सकते हो, सरकार की अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अंबानी साहब की है क्या? इंडियन ऑयल जो है वो पीएसयू है, लेकिन रिलायंस अलग है, इंडियन ऑयल अलग है यार, दोनों अलग हैं।
अपनी स्कूटी में कौन तेल भरा रही हो आजकल? इंडियन ऑयल का कि रिलायंस का? वो दोनों ही दोनों पेट्रोल पंप है ना। तो रिलायंस का रिलायंस को प्राइवेट कंपनी है, इंडियन ऑयल बेचते हैं, दोनों अलग अलग कंपनी है, इंडियन कंपनी है। ठीक है। सिलेंडर कौन सा आता है घर में, भारत का कि इंडियन का? इंडियन। तो इंडियन ऑयल का है वो, और भारत का है भारत पेट्रोलियम का है वो। दोनों कंपनियां जो है सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं? ठीक है। कोई कंपनी, जैसे मान लो कोई कंपनी है, इसमें पैसा किसका लगा है, सवाल ये है। मान लो कोई कंपनी है, पैसा किसका, अगर अगर सरकार का पैसा लगा है, पैसा कितना पैसा, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मतलब 51, 52, 53, 54, 100% तक, तो उसको बोलेंगे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि सरकारी कंपनी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कोई कंपनी है, सरकार का पैसा या तो बिल्कुल नहीं लगा या तो थोड़ा सा लगा हुआ है, मान लो 10% लगे हुए हैं, तो इसमें ये हो जाएगा कि सरकार का पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, इसमें इन्वेस्टेड है। तो सरकारी कंपनी नहीं, निजी कंपनी होगा, पर सरकार का पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। अब सरकार भी तो पैसा कमाना चाहती है ना भाई, पैसा कमाएगी थोड़ा सा तभी तो आपको लाभ देगी उस चीजों का। हाँ, तो कई चीजें भाई सरकार भी पैसा कमाना चाहती है ना। ये समझ में आया बेटा तुम्हें? क्यों समझ में आ गया? रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के मार्च 2024 तक के भारत का विदेशी ऋण, अब विदेशी ऋण कितना इंडिया का, लगभग $660 बिलियन। ठीक है, $660 बिलियन है। अब इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स तब समझा दूंगा, फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, लंबा चल जाएगा, फिर खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, छोड़ दो, क्योंकि ऋण कितने प्रकार के होते हैं, लोन कितने प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, कहां से लोन लिया, किससे लोन लिया, लोन वो सब बताऊंगा बाद में। मई 2024 में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है ना। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वहां पर जो है कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं कंपनी रजिस्टर्ड, और फिर इस स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हो। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे हो, बिक रहे हो, खरीद रहे हो, इसको कहते हैं ट्रेडिंग, कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका एक्सचेंज बोलते हैं। तो बीएससी और सुना आपने, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना है ना इसके अंदर। तो कभी कभी तो आपको अपनी, अगर कंपनी है आपकी, उसे पब्लिक करना है, अब आप अभी लिख लो उसको, फिर आपको इकोनॉमिक्स से लंबा चल जाएगा चैप्टर ये। यहाँ पर मुझे आपको फिर से आपको शेयर समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपका, और अभी जब हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स ना कुछ देर में, तो शेयर्स है उसके बारे में समझाऊंगा, तो इसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि शेयर क्या चीज होती है, किस तरह काम करते हैं। प्लस समझ लो कि यहाँ पर IBX ट्रेडिंग कम क्लियरिंग जो है, TMC सदस्य बनने वाला पहला बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। ये दोनों ही थोड़े लंबे टॉपिक है, ये आपको ज्यादा समझ, जब मैं डिटेल में समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। अभी इसको फंसते नहीं, यहाँ पे यहाँ से निकलते हैं कि हम, हाँ हाँ लिखो। बस करंट अफेयर्स के रूप में लिख लो, उसके बाद तो करंट अफेयर्स के रूप में लिख लो, बस ज्यादा मत लिखना, जल्दी करो यार, है ना? ठीक है, चलो। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 में भारत की विकास दर कितना परसेंट रहने की उम्मीद है? 6.6%। अब देखो यहाँ पे एक सवाल देख लो, भारत की विकास दर 2025 में, ठीक है, अलग अलग, देखो फरवरी से पहले तक अलग अलग संस्थाएं अलग अलग एस्टिमेट करेंगी। वर्ल्ड बैंक कुछ बोलेगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई 6.6 से बढ़ोगे आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलेगा कि 6.2 से बढ़ोगे, IMF बोलेगा 6.3 से बढ़ोगे। ऐसे अलग अलग जो हैं अलग अलग एस्टिमेट करेंगे। आपको एग्जाम से पहले सबको नोट करके चले जाना है, वो 4-5 होते हैं इंपॉर्टेंट, और सब आसपास होता है, कोई 6.6 बोलेगा, कोई 6.5 बोलेगा, कोई 6.7 बोल देगा। ठीक है, आपको याद रखना है, चीजें सिंपल हैं, क्योंकि ये 6.6 याद रखने के लिए मेहनत लगती है। तो 6.6 ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ऐसे और भी संस्थाएं हैं जो एस्टिमेट करेंगे कि भारत का विकास दर कितना रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में सवाल आ भी आता है इस तरह का। तो बस थोड़ा सा अपना जहां भी आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो, तो वहां पर टेबल बना लेना, 5-6 जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको काम आ जाएगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो क्या फंसता इसी में भूल जाता है, फिर
पढ़ना आसान है, वह याद रखना मुश्किल काम है। भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त होता है? वो अभी का पॉइंट समझाना पड़ेगा आप लोगों को ना, बड़ा मुसीबत है यार। क्या होता है एफडीआई? फिक्स डिपॉजिट, उसे एफडी कहते हैं। एफडीआई की बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है एफडीआई? हैं? बाहर से पैसा आता है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। हाँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है ये? अब समझ में नहीं आया? जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी कौन सी है? एप्पल। अब एप्पल जो है वो चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्री लगाए, ठीक है। अब फैक्ट्री लगाने के लिए वो तैयार है, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे जमीन चाहिए, ठीक है भाई मिल जाएगी। तो जमीन खरीद ली उसने, हो सकता है सरकार से पैसा हेल्प मांगी, सरकार सस्ती दे दी हो, ठीक है। कुछ टैक्स वैक्स की छूट मांगा, वो दे दिया हो। अब कोई बड़ी कंपनी जब हिंदुस्तान में आएगी तो अपना पैसा लेकर आएगी, ठीक है, जो बिल्डिंग लगा रही है, मशीन लेकर आएगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, आएगी टेक्नोलॉजी लेकर, ठीक है। किस तरह से वो मैनेजमेंट को कर रही है वो लेकर आएगी, स्किल मैन पावर लेकर आएगी, मतलब स्किल चीजें लेकर आएगी। तो एफडीआई में क्या होता है, जब कंपनी को आती है तो सिर्फ पैसा नहीं आता है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है। एफडीआई में क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या है कि पैसा भी आएगा, पैसा भी आता है और टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आप इसमें मैनेजमेंट भी, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी तो एक होता है ना, मैनेजमेंट होना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, चलो आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अमेजॉन। आपने खरीदा ही होगा, कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा इसके अंदर, ठीक है। सबसे पुरानी है अमेजॉन, ठीक है, 99 से पहले चल रही है, ठीक है। अब अमेजॉन ने एक सिस्टम तैयार किया किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। क्या आपने ऑर्डर किया और सामान घर तक आ गया, मतलब एक आदमी फोन से, पहले वेबसाइट हुआ करती थी, वेबसाइट से बुक किया और वो सेलर के पास इंफॉर्मेशन गई और सेलर ने जो सामान बेच रहा था उसको पैक करेगा, एक अमेजन वाले वहां से जाके उस सामान को पिक करेंगे, उसके बाद जहां पर ऑर्डर आया है उस शहर में भेजेंगे और फिर जो है वो जो अमेजन वाला है वो आपके घर तक पहुंचाएगा। अभी नेटवर्क तैयार हुआ, सप्लाई चेन, इसे क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। नाम सुना है? समझ में आ रहा है ना समझ? सप्लाई चेन की ऑर्डर कैसे किया, इसके बाद ऑर्डर करना, वहां पे कैसे वो जो दुकानदार है वो सामान पैक करेगा, वहां से उस सामान को कोई उठाएगा अमेजन वाला, उस शहर में भेजेगा जहां से आपने ऑर्डर किया हुआ है और उसके बाद जाके आप घर तक पहुंचा। तो ये सप्लाई चेन कहते हैं। अभी सबसे पहले अमेजोन ने स्टार्ट किया इसको चीज को, ठीक है, और अमेजोन ने इसको काफी सक्सेसफुली कर लिया, 8-10 साल तक नंबर 1 रहा। उसके बाद जब इंडिया में आए, अमेजोन आया और इंडिया में आके उसने एफडीआई लॉन्च अपना किया, तो सिर्फ पैसा नहीं लगाया उसने, यहां पर आके स्टोर रूम नहीं लगाया, आया तो उसने क्या किया, उसने लोगों को सिखाया ना कि जो लोग तो इंडियन के थे ना, कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, ठीक है। अब इसको सीखा किसने? 2 बंदों ने सीखा, वैसे और भी थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। कौन है ये? बंसल बंधु हैं, भाई नहीं दोस्त हैं, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जो अमेजॉन के कर्मचारी थे। इन्होंने देखा कि किस तरह काम करते हैं और इन्होंने बनाया फ्लिपकार्ट। क्या बनाया? फ्लिपकार्ट बना, बढ़िया। अब उसका देखा देखी, अब जितने भी आजकल जो बनता है सब बन गया वैसे, अब मीशो फीशो ये वो, अब सब कुछ। तो जो बड़ी कंपनी को टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, बड़े आदमी को ही इनोवेशन करना पड़ता है, छोटा आदमी तो खाली नकल मारता है, ठीक है। समझ में आ गया एफडीआई क्या चीज होती है? एफडीआई में क्या होगा, पैसा भी आएगा और टेक्नोलॉजी भी आएगी, ठीक है ना, सब कुछ खिलाएगा, ये सब आता है। एक और भाई होता है उसका जो एग्जाम में आएगा, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये खाली शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बस ये लोग,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैं लिखूंगा बाद में कि इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने शेयर मार्केट पैसा लिया, इनके पास जो इन्वेस्टर थे, इन्होंने मतलब इन्वेस्टरों का पैसा इनके पास था, उन्हें बोला कि भाई हमें ना 5% नहीं 6% का रिटर्न चाहिए। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, अमेरिका में तो 5% का मिल रहा है, इंडिया में आजकल 6.5% का मिल रहा है। सारा पैसा इंडिया के शेयर मार्केट में लगा दिया और फिर इंडिया से कमाया हुआ है, इंडिया के शेयर मार्केट बढ़ा दी, यहाँ बढ़ गई शेयर मार्केट, क्योंकि इतना पैसा लगा के लगाया उनको, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना। फिर इनको कुछ दिन में पता लगा कि यार इंडिया में छोड़ो, चाइना में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये सब चले जाएंगे, भाग जाएंगे, चाइना भाग जाएंगे, जहां पे ज्यादा फायदा मिलेगा ये वहां भाग जाएंगे। ये सिर्फ पैसा लाते हैं, ये सिर्फ पैसा लाते हैं और टेम्परेरी होते हैं, आए आज आए भागे, जहां का फायदा एक आधे % का भी फायदा मिलेगा भाग जाएंगे ये लोग। कौन? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये खाली क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। लेकिन जो FDI वाला होता है वो आपका पैसा और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट लगाता है। बेहतर कौन सा है? इसलिए आप लोग FDI के परेशान रहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी आते हैं। चलो, अब हिंदुस्तान में FDI सबसे ज्यादा किस देश से आ रही है? सिंगापुर से आ रही है। मतलब सिंगापुर में कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। सिंगापुर वाली कंपनियां सबसे ज्यादा, सिंगापुर वाली कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है। अब भले ही वो कंपनियां कहीं की भी होंगी लेकिन रजिस्टर्ड सिंगापुर के अंदर होंगी वो, तो यहाँ पर सिंगापुर से दिखाई दे रहे हैं। कई बार आपका नाम आएगा, मॉरिशस का नाम भी आ जाता है कभी कभी इस लिस्ट में। ठीक है, खैर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आप समझ में आए, इतना बहुत है आपके लिए। बहुत हैवी तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हैवी तो नहीं हो रहा है? अब हैवी हो रहा है, मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, क्या करें भाई बताओ? इससे आसान भाषा में नहीं समझा पाऊंगा मैं कुछ। अब चीजें इतनी सारी हैं, प्रॉब्लम है कि इतनी सारी चीजें की हर एक लाइन समझानी पड़ती है। अब समझ लो कितना मुश्किल है। मुश्किल ज्यादा होने में है, समझने में मुश्किल नहीं है, चीजें ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा समय, इसीलिए सिविल सर्विसेज में समय लगता है कि आपको हर एक लाइन, हर एक शब्द का मतलब समझते 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 साल 2 साल निकल जाते हैं। और साल 2 साल में भी निकल जाए, उसके बाद भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई तो ऐसे है 4-5 साल के बाद भी उनसे पूछो कि बेसिक है तो बेसिक गायब होता है 4-5 साल के अंदर भी। वह न्यू बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल में ही RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया, जुपिटर है, लिख लेना चाहिए, खास समझाने का पर्पस से नहीं है, छोड़ देना बाद में। मोदी 3.0, यानी मोदी जी तीसरी बार जो चुने गए 3.0, ठीक है, के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास, उसमें कितने मकान बनाए जा रहे हैं? 3 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोदी जी का नाम आ गया इसके अंदर। 3 करोड़ मकान बनवाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, ये सब योजनाएं जो हैं वो बहुत एग्जाम में आ जाती हैं सीधे सीधे, चाहे यूपी की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। अब तो योगी जी ने एक चीज निकाली ना, एक बड़ा आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी। ठीक है, कोई यूट्यूबर अगर है तो अगर वो योगी जी की पॉलिसीज को समझाएगा, बताएगा तो पैसे इसको मिलेंगे इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि ये काम किया जाए अब। नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर कौन सा है? जो बाहर से लोग आते हैं, सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। रहने वालों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है भारत का। चलो ठीक है। किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया? अब ये इंपॉर्टेंट है। तो एक चावल का नाम है गोल्डन राइस, एक चावल होता है, राइस होता है, उसकी एक किस्म है जिसका नाम है गोल्डन राइस। कभी खाया? गोल्डन सेला वगैरह सब होते हैं ये सब चावल की, तो है ना। तो वहां पर फिलीपींस के कोर्ट ने इसकी जो कॉमर्शियल जो उत्पादन है इस पर रोक लगा दी गई है। अब कुछ दिक्कत आई होगी, तो पानी वानी ज्यादा ले रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो इसमें तो ये चावल जो है पानी बहुत लेता है, तो कई कंट्रीज जो हैं वो चावल की जो है वो अब उगाना पसंद नहीं करते हैं,
वो कहते हैं कि जितना पानी में खर्चा होता है ना, उससे अच्छा खरीद लो चावल को। चावल जो है थोड़ा महंगा पड़ता है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। पानी दिखाया तो चावल थोड़ा सा आपको नुकसान ही और तो पानी का जो आपका फ्रेश वाटर का जो कोटा है ना, वो टैक्स देना नहीं पड़ता। अगर अगर पानी में टैक्स देना पड़ जाए ना, तो किसान चावल उगाना छोड़ दें। मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। सेबी ने क्या किया है? सेबी कौन है? सेबी भाई, सेबी क्या करती है? करती क्या है? हम्म जैसे कि आरबीआई होता है आपका, आरबीआई क्या करता है ना? है, ये बैंक है, ये नहीं है बैंक। है, आपका खाता खोला है आरबीआई में? एसबीआई में खुला है? गुरु, सभी बैंकों को मॉनिटर करने वाला यही है, ठीक है ना? ये जो है, आप तो छोड़ो लेकिन ये सभी कंट्रोल रखता है आरबीआई। ठीक है, सभी बैंक इसके, हाँ, गाइडलाइन जो बनाएगा, कौन बनाएगा? आरबीआई, बैंकों के लिए। उसी तरह शेयर मार्केट वगैरह हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसको कौन मॉनिटर करेगा? सेबी करेगा। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, या एफडी, म्यूचुअल फंड, इसमें क्या चल रहा है, सब सेबी देखेगा। उसने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सारथी 2.0। सारथी 2.0, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारथी 2.0। उसके जो भी जो फीचर्स होंगे उसके अपने में यूज तो क्या नहीं, मतलब इसमें जो भी सेबी का होगा, मान लो किसी को कंप्लेन करनी है, क्या करेगा कंप्लेन बताओ? मान लो शेयर मार्केट में कुछ उसका कुछ पैसा फंस गया है, कुछ ट्रांजेक्शन गड़बड़ा गई, सेबी को कंप्लेन करनी है, सेबी को फिर इन सब चीजों के माध्यम से करते हैं। या और फीचर्स भी उसके अंदर होंगे। हाँ, ये आम आदमी के लिए भी हो सकता है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए हो सकता है कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये तो खैर मेन तो मॉनिटर करते हैं। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? अब क्या मतलब है, देखो, अब एक वर्ड का मतलब समझना पड़ता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्या बताओ? दूसरा कौन सा भाई होता है इसका? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या फर्क होता है? जितना आपके खाते में पैसा है, ठीक है, वो इतना यूज कर पाओगे आप। भाई आपने अब 1,000 रुपए लगा रखे हैं, 1,000 रुपए जब रखे हैं, तो 1,000 रुपए यूज कर पाओगे आप। डेबिट कार्ड ही होता है ना? ठीक है। लेकिन एक और कार्ड होता है, समझ लो कि ये उधारी है। क्या ये नए नए जमाने की उधारी है, इसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ये आपके अकाउंट में नहीं होता है, लेकिन ये आपको ऑप्शन देता है कि आप खर्चा कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और उसके बदले में थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, मात्र 24%। ठीक है। हाँ, कुछ दिन को वो रिलैक्सेशन दे रखे कि हाँ 30 दिन तक वापस कर दोगे तो ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका ये समझे कि ये बात हो गई कि पुराने जमाने में जब महाजन हुआ करता था, महाजन, ठीक है, कि भाई आपको जरूरत पड़ गई, आप शॉपिंग करनी है, आपको आप अगर है नहीं तो अब उधारी मांग चले जाते थे कि भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए या 20,000 रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये नए जमाने के महाजन है। ठीक है, ये बैंक वाले महाजन है, ये आपको कार्ड दे देंगे कि आप यूज कर लो, कोई चिंता नहीं करो, आपको आप पेट्रोल भराइए, आप इधर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपने शॉपिंग कर ली फटाफट बढ़िया तरीके से, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके देना पड़ेगा। अगर सही तरीके से यूज करोगे बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ही घटिया तरीके से यूज करोगे तो लूट जाओगे फिर। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हो। क्रेडिट कार्ड, इसमें उधारी चलती है इसके अंदर। उधार, क्रेडिट मतलब होता है उधार। समझ में आ गया? अब सवाल पे आते हैं, वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल उस चीज से संबंधित है जो जितनी भी ऑनलाइन होती है सब, जो रियल नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर है, जो रियल नहीं है, हकीकत में नहीं है, ऑनलाइन में ही है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये कह रहा है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड तो है, बट
मेटल फॉर्म में नहीं होगा या प्लास्टिक फॉर्म में नहीं होगा, आप छू नहीं पाओगे उसको। नंबर मिल जाएगा, आप उसको मोबाइल ऐप में डाल दोगे, उसको सब यूज कर लोगे। ठीक है, आपको कार्ड नहीं मिलेगा, आपका हाथ में छू के नहीं देख पाओगे आप। समझ में आ गया? होते हैं ना, नंबर दे दिया, नंबर को तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। तो वो कौन कर रहा है? HDFC। HDFC आगे समझ में? आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है भाई, सर्दी आने वाली है। आने वाले टाइम में सर्दी आने वाली है। अच्छा चलो समझ गया, आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा, तुम ये बोल रही हो? हाँ, वो कौन सी पिक्चर कल की देखी? सब कुछ हाथों से देखे ना, वो पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये लो यूनिट्स ले लो। वो कहता है कि कुछ चाय भी पिएगा तो ऐसे ऐसे हाथ में बंधा होगा बैंड से, वो पैसा ट्रांसफर हो गया। सब ऑनलाइन चलेगा सही, और क्या? अभी तो ऑनलाइन चल ही रहा है सब कुछ। सब भिगारी भी देते भैया, तो हाँ, अब तो बहुत कुछ आपका भविष्य का जो दुनिया है वो अभी देखने को मिल रही है आपको। भविष्य में लगभग तो करते हो ना, अमेजोन से खरीद रहे हो ना। हाँ, समय के साथ देखो, अब देखो अब पता नहीं सर। जो ऑनलाइन के लिए है, समय के साथ है, देखो समय किस तरह करवट लेता है, समय किस हिसाब से लेता है, चलेगा, यही सब होगा। इसका और एक्सट्रीम फॉर्म हो जाएगा कि दुकानें सारी बंद हो जाएंगी या नहीं रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही ऑनलाइन चलेगा। ये अब 100% तो नहीं निकलेगी, 90% तो या 80% चला जाएगा। अब डिपेंड करता है कि वक्त कब आता है, लेकिन होगा लगभग इसी का ही एक्सट्रीम फॉर्म होगा, और क्या होगा। पढ़ाई देखो पूरी की पूरी हो गई नहीं ऑनलाइन, पढ़ाई हो गई 4 साल के अंदर, या पढ़ाई देखो ऑनलाइन होने लगी। ठीक है ना, वो कोरोना ने एक चीज को बढ़ा दिया बहुत ही, जो 10 साल के बाद आना था वो 2 साल में ही आ गया। ठीक है, चलिए 2024 में डिजिटल भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म फोन पे, नाम सुना ही होगा, फोन पे, ठीक है, ने किस देश में यूपीआई लॉन्च की है? श्रीलंका में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बताया आपको मैंने? ये भी बताया, कुछ और बता दिया था मैंने? ये बताया था मैंने, ठीक है। नहीं याद नहीं आता भाई, अब तो भूल गया हूँ, अभी भूलता रहता चीजों को। श्रीलंका में। और वो कौन, यूरोप में कौन सी कंट्री है जो पहली बार जहां पे यूपीआई स्टार्ट हुआ है? अभी से पूछा है, दो आधा घंटा पहले पढ़ा है, तो बिना देखे बता दो, नकल ना मारो। पक्का मैं सुना रहा हूँ, दादा नहीं कहानी सुना रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कुछ नहीं सुना रहा हूँ, सब भूल गए। फ्रांस, एफिल टावर के पास वहां से हुआ था, है ना? मैंने कहा भी था कि ये भी एशिया वाला भी आएगा मामला, तो श्रीलंका आ गया आपका। ठीक है। अच्छा, मेरा करंट अफेयर अच्छा हो जा रहा है पढ़ते पढ़ते। ये पेपर थोड़ी मुझे देना है, आपको देना पेपर यार। चलिए, विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया? ये आपका खाली अपॉइंटमेंट है। राकेश मोहन जो है वो आपके वर्ल्ड बैंक के सलाहकार पैनल में आ गए हैं। ठीक है। आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-23-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो समझो कि एक ना वर्ल्ड बैंक ने, आरबीआई ने 23-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश, लाभांश मतलब जो है कितना दिया है, वो 2.1 लाख करोड़ दिए हैं। देखिए, आरबीआई के पास पैसा आता रहता है, कुछ तो पैसा रोकाते हैं, लेकिन पैसे मानो जो पैसा आरबीआई कमाता है, जो पैसा आरबीआई कमाता है, कैसे कमा रहा है? किसी को लोन दे दिया, बैंक को लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो आरबीआई को जो पैसा आया उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को जाना होता है, ये आरबीआई एक्ट के तहत है। ठीक है, तो वो पैसा नहीं वैसे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकते, दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, कई बार सरकार जो है ये वाला पैसा नहीं लेती है, बोलती है अपने पास रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ले लेती है। ठीक है, क्यों लेती है? क्योंकि सरकार के पास पैसा जब आता है तो वो सरकार अलग अलग योजनाओं पर खर्चा करती है। ठीक है, तो इस बार 2.11 लाख करोड़ रुपया जो है वो लाभांश के रूप में आरबीआई ने सरकार को दिया है। ठीक है, क्योंकि भाई आरबीआई तो सरकार की है, तो सरकार की एजेंसी है, मेरा भाई दो पैसा लाके दो।
जबरदस्ती हक तो है ही, आरबीआई एक्ट में तो है ही है, आरबीआई एक्ट के तहत तो देना ही पड़ेगा ना। वैसे मना कर सकते क्योंकि आरबीआई को कानून के तहत तो देना ही पड़ेगा उतना तो, अब वो ना मतलब सरकार ना ले अलग बात है। हाँ तब तो वो फिर उनका अपना केस कैसे होता होगा यार, देखो क्योंकि अभी उर्जित पटेल वाला केस में इसी में हुआ था ये सब चीजें। अब वो ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे उसमें कितना क्या है। अच्छा अभी इसका आंसर लो, सबसे ज्यादा जो आपको रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस क्या होता है? जो विदेश से पैसा भारत आता है, जैसे कि आपके पापा जो हैं बाहर काम कर रहे हैं और ये आप इंडिया में, आप यहाँ पर फैमिली है, पैसा में कमा कर वो सारा पैसा जो है इंडिया भेज देंगे, इसे क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। ठीक है, तो इस मामले में इंडियन सबसे आगे हैं। ठीक है, मेहनत कर करके, मेहनत भूखे प्यासे रह रह के पैसा कमाते हैं और फिर अपने घर वालों को भेज देते हैं। ठीक है, कितना भेजा है? 111 अरब डॉलर भेज दिया, 111, और बन के नंबर 1 इस मामले में। कितने कंजूसी है, एक एक पाई पाई बचा बचा कर अपने फैमिली को भेजा, और फिर बच्चे बड़े के बोलते हैं तुमने किया ही क्या मेरे लिए, है ना? देख लो, मेरे पापा आप रहे विदेश में, रहे ऐश किया आपने, है ना? ये बोलते थे नहीं यार, विदेश में देखो अपने सारे शौक मार के उन्होंने पैसा भेजा होगा। ठीक है, तो इंडिया जो है रेमिटेंस में नंबर 1 है, 100 अरब डॉलर क्रॉस करने वाला एकमात्र कंट्री जो है भारत है। ठीक है, जो भी इंडियंस जो विदेश जाते हैं ना, काम बहुत करते हैं, मतलब इंडिया में रह के फिर भी काम उतना ना करें, बाहर कर देते हैं। यहाँ पर रिश्तेदारी, परिवार, रिश्तेदार तंग किया जाता है, वहां पे ऐसा 15-15 घंटे काम करते हैं लोग। हाँ 15, वही क्या। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन है? व्यापारी भागीदार मतलब ट्रेड पार्टनर, ट्रेड पार्टनर। ट्रेड पार्टनर कौन है? मतलब कि जहां पे ट्रेडिंग हो रही है, लेन देन, चाइना है। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर मतलब चाइना, सबसे ज्यादा पैसा हो रहा है, एक दो सामान लिया, सामान दिया, लगभग आई थिंक, मतलब याद है, ये भी लगभग 110 या 120 मतलब बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है ये ट्रेड। इसके अंदर चाइना ने कम से कम 80-90 बिलियन डॉलर का व्यापार हमसे किया है, हमने उनसे पास 16-17 बिलियन डॉलर का किया हुआ है। मतलब हमने खूब सारा सामान चाइना से लिया है। जो आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो हर 6 महीने बाद, वो सब चाइना से आते हैं आपके। चाइनीज माल वैसे ही है, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइनीज माल है। ठीक है, जहां वह देश जहां से मई 2024 में आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस आया, ये इंपॉर्टेंट है। ये खबर पता था आपको? ये खबर पता था आपको कि नहीं पता था? 100 टन सोना जो था ब्रिटेन में रखा हुआ था, वापस लाया है आरबीआई, ये पता था? देखो यार, पैसे तो अलग बात है, वो वाला पैसा नहीं है, वो वाला नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना, 1990-91 वाला, ये वाला सोना नहीं है। ठीक है, ये वाला सोना नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे आप क्या करते हो, आपका पैसा जो होता है, मान लो आपके पास कुछ 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख रुपए क्या करते हो? आप बैंक घर में रखते हो? नहीं, आप बैंक में रख देते हो। थोड़ा सा आप उसको गोल्ड ले लोगे, है ना? थोड़ा सा आप उसको जो है कहीं प्रॉपर्टी में डाल दोगे, होता ना सही कि भाई क्या पता है एक जगह से लूट लटा गया तो दूसरी जगह सेफ्टी के पर्पज से रहना चाहिए ना, यही यही सोचते ना ये घर में। तो आरबीआई भी यही सोचता है कि सारा सोना एक जगह रखने से हो सकता है कि कुछ आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ लूट हो जाए, हो सकती है नहीं हो सकती है, तो अपना पैसा जो है वो अलग अलग जगह पर सेफ में रखा जाता है। तो जो ब्रिटेन के अंदर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो लगभग 100 टन से ज्यादा का सोना जो है वहां पर आई थिंक 200-300 टन है रखा हुआ है, वहां रख दिया गया था। कुछ हमारे पास था ही, कुछ हमने यहाँ वहां रखा गया है। ठीक है, तो इस बार मंगा लिया 100 टन। क्यों मंगा लिया? कि अब इंडिया ने शायद, आरबीआई ने ज्यादा अच्छे अपने इंतजाम कर लिए होंगे, बेहतर। अब आरबीआई का भरोसा ज्यादा होगा कि हाँ भाई सुरक्षा हमारी बेहतर है,
कोई सेंध मारी नहीं कर पाएगा, तो इसको मंगा लिया है। लेकिन अभी बहुत सारा सोना बाहर रखा हुआ है जो कि गलत नहीं है, बिकने के पर्पस वाला नहीं है, ये सेफ्टी के पर्पस वाला है कि कोई इंडिया में अगर कोई सेंधमारी करे तो कहीं तो पैसा बचे, ये वाली बात है, ठीक है ना। जैसे कि आपका फेसबुक है, गूगल है, अगर पता है कि आपके ये अपना फेसबुक गूगल के जो ये आप लोग अपना ये सब रील वील बनाते हो, तो डेटा जो होता है, डेटा सेंटर कहाँ है, कहाँ स्टोर होता है? सिर्फ एक जगह नहीं होता है, कम से कम 8-10 जगह पूरी दुनिया में बना रखा है कि जो डेटा आपको करते समय आप अपनी सेल्फी खींची ऐसे खचाक से करके, ठीक है, तो वो अमेरिका वाले में भी जाएगा, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया में कोई होगा कंट्री, वहां पर भी सेंटर होगा, वो इंडिया में भी होगा, वो अफ्रीका, कि भाई इनके मान लो अगर मान लो एक सेंटर है, बस एक अमेरिका में है, और वहां पर ऐसे आ जाए वो अलकायदा वाले आ जाए और बम छोड़ा दें सेंटर को, तो डेटा गया। और गूगल और फेसबुक का तो जो औकात ही है वो डेटा के भरोसे ही है, तो एक ही झटके में कंपनी आ गई सड़क पे, आ गई, तो कंपनी क्या करती है, कम से कम 8-10-12 जगह पर अपने सेंटर खोलती है, यहां चला गया तो वहां, वहां चला गया तो वहां, कहीं तो रिट्रीव करके ले आएंगे हम, क्योंकि वो डेटा के भरोसे तो चल रहे हैं, हम लोग इसके भरोसे चल रहे हैं। ये सब देख लो समझदारी वाला काम, आपकी एक फोटो 50 जगह पे आकर लगती है फिर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, राज्य कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक देश बना है, यानी कि एक्सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी तो हम ये सोचते थे कि चाइना से हम सब इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्सपोर्ट भी किया है। जो भी इंडिया एक्सपोर्ट कर पाई है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान जो है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में आईटी कंपनी वैसी है, वहां पे इंडस्ट्री भी लगती है, बहुत सारी चीजें हैं। तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग, कार्गो का मतलब क्या होता है, कार्गो क्या होता है, कार्गो हैंडलिंग, कार्गो का मतलब होता है जो सामान होता है आपका शिप में, आपका जो लगेज होता है, ठीक है, लगेज मतलब बैग नहीं होगा, कार्गो मतलब कार्गो शिप में तो होता है ना कि कुछ भी आइटम, कुछ भी जो सामान जो जा रहा है उसे कार्गो बोलते हैं। जैसे कि भाई आप या जो पैसेंजर जाते हैं तो उसको तो कार्गो लगेज बोलते हैं, लेकिन जो शिप बड़े बड़े शिप है, सामान जा रहा है, कोयला हो गया या अरे मतलब यहाँ तो अरे समझिए बात को, शिप है कोई, ठीक है, कोई शिप है, इस पे रखे कंटेनर बड़े बड़े जिसके अंदर सब्जी हो सकती है, मेटल हो सकता है, गैस हो सकती है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। शिप की ये शिप वाली इंडस्ट्री में ये टेक्निकल वर्ड है कार्गो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कार्गो को कौन हैंडल कर सकता है, यानी कि ऐसा बंदरगाह जो सबसे ज्यादा इन कंटेनरों को रखे हुए है, तो कौन है वो, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारादीप बंदरगाह जो है सबसे ज्यादा कार्गो को हैंडल कर पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ कि आपको एक एक वर्ड समझाना पड़ता है, क्योंकि आपका थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं है करंट अफेयर्स या अंडरस्टैंडिंग चीजों की इतनी नहीं पता है, तो एक एक शब्दों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा ना आप लोग सीरियसली पढ़ा करो, कि अगर हम डिस्कस कर चुके तो आपको याद रहे चीजें, वो बार बार रिपीट ना करने पड़े। अच्छा, आपको ये पता नहीं होता तो कैसे पढ़ते हो करंट अफेयर्स? जब पता ही नहीं कार्गो क्या चीज होती है, एफडीआई क्या चीज होती है, रट्टा मार लेते हो सीधे, घोल के भी जाते हो, यूं पे क्या गड़बड़ है, अंदर से आवाज नहीं आती कि क्या है, गूगल, हाँ अच्छा गूगल कर लेते हो, मतलब आदमी को लगता है कि यार क्या पढ़ रहा हूं मैं, पता तो लगे क्या चीज है ये। आरबीआई की बैलेंस शीट, क्या होता है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है, जो कुर्सी है वो बैलेंस है, वो वो बैलेंस शीट हो जाएगी बैलेंस शीट क्या होती है, क्या करता है बैलेंस शीट, नाम सुना है बैलेंस शीट का? नहीं सुना तो, अरे सुना क्यों नहीं सुना होगा इन्होंने यार, सुना होगा। अब देखो मैं, मेरी इज्जत दांव पे लगी तुम लोगों के लिए, अब बता दो इसको इस इंसान को प्रूफ कर दो गलत, क्या होता बैलेंस शीट, तुम रहने दो, तुम बताओ, सुना नहीं तुम लोगों ने?
हाँ हाँ, पैसा क्या होता है? बैलेंस रखा होता है जेब में, जेब की पैंट की जेब जेब में रखा, बैलेंस रखा होता है। या जो बताइए बैलेंस शीट क्या होता है ना? ठीक, मतलब जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी सिंपल सा बताते हैं, कितना पैसा इनकम आया, ठीक है, और कितना खर्चा किया उसने, दो चीज होती है, आया गया, ठीक है। तो अंत में दोनों का बैलेंस करना पड़ता है भाई, है ना, यही होता है ना बैलेंस शीट। इसी तरह का मोटा मोटा समझ लो कि सेम आना चाहिए, ठीक है, इधर का इधर कि कितना हमने कमाया, कितना हमने खर्चा किया, इस पूरे रिकॉर्ड को, ये रिकॉर्ड होता है पूरा, ठीक है, ये रिकॉर्ड को बैलेंस शीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। जैसे सीट नहीं लिखा, शीट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, वो कुछ गलत लिखा है तो वही बैलेंस शीट हो गया। ये बैलेंस शीट होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस, आरबीआई के बैलेंस शीट में 11% की बढ़ोतरी के साथ कितना आ गया? 70.47 लाख करोड़ रुपए का आरबीआई का इतना पैसा आ गया भाई, आय आकार बढ़ गया 70 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ तो सरकार को दिया ही था अभी, ये ना 2 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। और आरबीआई के पास खुद के पास कितना है? 70.47 लाख करोड़ रुपया। छापते भी हैं, लेकिन वो छापना अलग छापना होगा ना, टैक्स है, बाकी जो ट्रेड हो रहा है इधर से उधर पैसा आ रहा है, तो पैसा तो बहुत चलता है यार, आपका देश बहुत बड़ा देश है। पता इस साल 350 इंडियंस जो है बिलियनियर बने, 335 बिलियनियर। हर 5 दिन में एक आदमी बिलियनियर बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अब समझ लो आप लोग नौकरी के लिए रो रहे हो यार, यहाँ पे हर 5 दिन के अंदर एक बिलियनियर बने जा रहा है। लोग यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, और जिसके अंदर यार सीधी सी बात है ना, मिलीनियर 5 दिन में कैसे कोई बन जाता है? हैं? अरे वो सब पुराने वाले में तो काम कर रहे हैं यार, हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब व्यापार कर रहे हैं अपना, जो भी कर रहे हैं जिस फील्ड में भी हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, ना सिर्फ देश की, दुनिया की भी बढ़ रही है, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो उनका भी हिस्सा बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। कि भाई जिस बिजनेस, मान लो कि रियल एस्टेट बिजनेस है, जमीन का बिजनेस है, अगर जमीन का बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि आप भी जमीन के बिजनेस में हो सकता है आप भी बढ़ जाओ, जरूरी नहीं है, कई बार उल्टा भी होता है कि सेक्टर तो बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ पा रहे हो, ये हो सकता है। तो फिलहाल मोटा मोटा देखें तो देश में ग्रोथ हो रही है, लोग अमीर हो रहे हैं, या अमीर आदमी, और अच्छा, अमीर आदमी हमेशा अमीर होगा, गरीब हमेशा गरीब होगा, ठीक है, यही ये गैप रहेगा इसको। ये नहीं कि भैया कि गरीब आदमी तू कह रहा है अच्छा ये तो मिलने में हमें तो कम से कम 2-4 लाख पकड़ा दो, वो कभी नहीं होगा, ठीक है, वो अलग कहानी है। बस ये कि जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे।